हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। और अभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म में जस्ट डिस्कशन किस चीज का करते जा रहे हैं, सिंपली मैकेनिज्म का एंड कुछ इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल्स का। और ऑब्वियसली आप इसमें फील कर रहे होंगे कि कुछ कुछ चीजें और भी डिस्कस हो जाती है, मिसिंग है, उसको मैं एक मिसलेनियस में डिस्कस करूंगा। बिकॉज मैं चाहता हूं अभी आप फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाइए। ये सीरीज देखते देखते आप खुद से प्रिडिक्ट करने लग जाइए मैकेनिज्म कि ये होता है फिर ये होता है। एंड देन एक मिसलेनियस लेंगे और उसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का एज वेल एज मिसलेनियस डाउट्स का, या मैकेनिज्म से हट के अगर कुछ हो रहा है तो उसका। राइट नाउ तो आज जो हम रिकैप करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एफएसआर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे टॉपिक्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम रिवाइज करेंगे। राइट नाउ अब अगर हम रिवाइज करें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी कि कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस, मतलब एनी कटायन। तो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो रिएजेंट यूज होता है वो क्या होता है, HX, यानी इट कैन बी HCl, इट कैन बी HBr, इट कैन बी HI। और कौन सा रिएजेंट होता है, HOBr। और कौन सा रिएजेंट होता है, HOCl। और HX मींस HCl, HBr, HI, HF। देन इसके बाद HF, आपको थोड़ा सा आइडिया है इस चीज का कि जनरली फ्लोरीन और आयोडीन को नहीं ज्यादा कंसीडर करते हैं, बिकॉज बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कार्बन फ्लोरीन का कि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड इतना वीक होता है कि इजिली ब्रेक होके रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो जनरली यही रिएजेंट है। तो रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो मेरा रिकैप करवाने का पर्पज यही होता है कि आपको चीजें सुन सुन के ही याद हो जाए कि न्यूक्लियोफाइल पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये सभी बनाएंगे कार्बन पे कंप्लीट +1 चार्ज आएगा, यानी कि इंटरमीडिएट इसमें कार्बोकैटायन बनता है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है मतलब रीअरेंजमेंट होगा, मींस जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रीअरेंज प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यू कैन से योर प्रोडक्ट इज रीअरेंज्ड। राइट, एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ही हमारा स्लो होता है या आरडीएस होता है। एट द सेम टाइम थोड़े से रिएजेंट चेंज हो जाते हैं। थोड़े से रिएजेंट अगर चेंज होते हैं तो हम कहते हैं क्या, जैसे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब जब आप ये रिएजेंट ऐड करते हैं, ठीक है, यहां पे बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां रीअरेंजमेंट होता है, यहां रीअरेंजमेंट नहीं होता। अब मैं आपको दो तरीके सिखाता हूं, एक तो शॉर्ट ट्रिक कि ट्रिक क्या है। जैसे अब मैंने हमेशा लास्ट दो पार्ट में एल्कीन का डिस्कशन किया है, तो आज एल्काइन का डिस्कशन कर लेते हैं और लेट से उस पे HBr का एडिशन करते हैं। तो पहले इसको ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक क्या है, वही मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, रिच गेट्स रिचर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की टर्म में जो ज्यादा रिच होगा वो और रिच हो जाएगा। जो ये ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूटेगा और वो बन जाएगा डबल बॉन्ड। रिच गेट्स रिचर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ज्यादा पहुंच गया यहाँ पे और ब्रोमीन यहां आ गया। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन क्या आता है कि दोबारा से अगर HBr ऐड कर दिया अब क्या होगा, तो फिर ये याद रखो मार्कोनिकॉफ्स रूल ही फॉलो होगा, रिच गेट्स रिचर। जो अमीर है हाइड्रोजन की टर्म में वो और अमीर हो जाएगा। जहां हाइड्रोजन गया था पहले वहीं दूसरा हाइड्रोजन जाएगा, जहां पहले हेलोजन गया था वहीं दूसरा हेलोजन जाएगा। तो व्हाट यू कैन से, यू विल गेट CH3C, यहां भी Br है, यहां भी Br है और इधर CH3। राइट, तो ये रिएक्शन है एल्काइन की। अब इसे, ये तो मैंने ट्रिक वाइज बताया कि सीधे मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाते जाओ, जहां पहला हाइड्रोजन जाएगा वहीं दूसरा हाइड्रोजन, जहां पहला हेलोजन जाएगा वहीं दूसरा हेलोजन। अब इसको थोड़ा प्लस माइनस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की टर्म में समझ लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा रिएजेंट भी चेंज कर देते हैं।
तो लेट से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे हमने ऐड किया HOBr। अब यहां पे आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि HOBr में पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। OH नेगेटिव, Br पॉजिटिव, राइट। यहाँ हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, हेलोजन, Br पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव और Br पॉजिटिव। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या पहला स्टेप क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। व्हाई, बिकॉज इट इज न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही ये इस पे अटैक कर रहा है तो व्हाट यू कैन से, एरो बनाया मैंने ऐसे, व्हाई, एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट, ठीक है। कौन किस पे अटैक कर रहा है ये तो पता ही नहीं चलता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इस पे अटैक हुआ हमें क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड CH। अब पहले गया Br, तो Br इधर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद इधर जनरेट हुआ प्लस, और इस प्लस पे अटैक किया किसने, माइनस ने। तो वो माइनस कौन है, OH माइनस, यहां आ गया OH, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे इस रिएक्शन से रिलेट करके, इसमें हाइड्रोजन कहां गया था, टर्मिनल पे, तो इसमें भी हेलोजन कहां गया, टर्मिनल पे। तो जैसे रिच गेट रिचर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, उसी से थोड़ा रिलेट कर सकते हो, रिच गेट रिचर इन टर्म्स ऑफ हेलोजन। मतलब अब यहाँ पे रिचर की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आज थोड़ा ऐसे याद रखो, हाइड्रोजन हेलोजन, यानी जहां हाइड्रोजन जाता है अगर HOBr आ जाए तो वहीं हेलोजन जाता है। थोड़ा सा लर्न करने का तरीका है, बाकी कंसेप्चुअल तो यही याद रखना पड़ेगा कि Br प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल टर्मिनल पे इसलिए गया because this secondary carbocation is very stable because of hyperconjugation. Now again अगर हम इस पे अटैक करते हैं HOBr का, तो फिर से आपको यहाँ पे प्लस और माइनस फाइंड करना है। तो Br पे क्या आया, प्लस, और OH पे क्या आया, माइनस, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले कौन अटैक करेगा, अगेन व्हाट इज दिस, न्यूक्लियोफाइल। मतलब जब भी सबस्ट्रेट गिवन हो उसे सोचो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की टर्म में सोचो, तो आपने सोचा इट इज न्यूक्लियोफाइल। अब कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ही Br ने अटैक किया, तो जैसे ही Br अटैक करेगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आई कि जहां पहला Br गया है वहीं दूसरा भी चला जाए। वाई, क्योंकि इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल। यहां थोड़ा फील ले लेते हैं कि ये कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है। वाई, एक तरफ से सोचा जाए तो ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट है, इस कार्बोकेटायन को अनस्टेबल बना रहा है तो बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक और चीज सोची जा सकती है, क्या, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये प्लस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये प्लस अपने की तरफ जब खींचेगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज, या आपकी मर्जी आप क्या कहना चाहते हैं, इसे बैक बॉन्डिंग में बोलते हैं, एंड बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजोनेंस। एंड दिस कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल। ये कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है, ये जीओसी में भी पूछा जाता है, प्लस बना के OH के साथ कभी भी ये दिखे इसे मोस्ट स्टेबल बना दो। वाई दिस कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस या बैक बॉन्ड। प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, यानी प्लस माइनस कभी पास पास रह ही नहीं सकते, तुरंत बॉन्ड बना लेंगे। क्यों बनाना चाहेंगे बॉन्ड, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेबल होगा। तो यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O, और इधर आ गया CH Br। अब एक जीओसी का थोड़ा सा कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। आउट ऑफ दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पहली बात पूछता हूं, विच इज रियल। दोनों में से रियल कौन है, कोई रियल नहीं है, दोनों क्या है, इमेजिनरी, बिकॉज ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। देन विच इज मोर स्टेबल, तो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बिकॉज रेजोनेंस में resonating structures which have higher number of pi bonds are more stable। तो हमें समझ आ गया कि ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल था, तो इधर ही कौन आएगा, OH। तो you will get CH3C OH OH CH Br। एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल,
तो यहां से वाटर निकल जाएगा। आज ही मैं समझा दूंगा कि वाई एक कार्बन पे 2 OH क्यों अनस्टेबल है, अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसे डिस्कस कर लेंगे। और वाटर के एलिमिनेट होते ही इसने क्या बनाया, कीटोन, राइट। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पे अगर हम बात करें तो व्हाट वी कैन से कि एक दिमाग में ही आता है कि सर ये टॉटोमर बना दो, इसका टॉटोमेरिज्म होकर रिएक्शन खत्म हो जानी चाहिए। बात बिल्कुल सही है, बट टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, टॉटोमेरिज्म इज रिवर्सिबल, कीटो और इनोल फॉर्म दोनों बनती रही। तो जब इनोल फॉर्म होगी तो ये रिएक्शन हो जाएगी, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस ये होते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हमको क्या क्या बातें समझनी थी। कार्बोकेटाइन बनता है ऊपर, नीचे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इधर रीअरेंजमेंट होता है, इधर नहीं होता है। यहाँ एक और बात समझनी थी, इधर ऑलवेज क्या होता है, एंटी एडिशन। ये बात ज्यादा समझ आती है अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर गिवन, राइट। अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी डिस्कस कर लें। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, कंसेप्ट मैंने उस क्लास में सिखा दिया। अब तो मैं बस ये चाहता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रहें। जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो योर आंसर इज नॉट, इट्स नथिंग, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको पहली चीज समझ आई, फ्री रेडिकल इज नीदर इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना ही न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल ऑलवेज कंबाइन विद फ्री रेडिकल, या फ्री रेडिकल ऑलवेज क्रिएट या जनरेट फ्री रेडिकल, याद रखो। फ्री रेडिकल या तो क्रिएट करेगा या खुद फ्री रेडिकल से ही कंबाइन होगा, राइट। दूसरी चीज, मेजर प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मेजर प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कहां फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है उसके अकॉर्डिंग होगा। एक्सेप्ट क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन का केस छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर हर जगह इससे आंसर आ जाएगा। आप इसे ट्रिक भी कह सकते हैं, समरी भी कह सकते हैं, या मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो फॉलो होते हैं वो भी कह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं अपने पार्ट 1 वाले लेक्चर से फंडामेंटल से ही स्टार्ट करता हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाम से समझ आ रहा है कि कौन ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो आपको ये समझ आया कि ऐड कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से सुनना, ऐड न्यूक्लियोफाइल होगा। देखो इस बात को सुनते जाओगे अपने आप ही मैकेनिज्म लिखने लग जाओगे। तो अब आप सोचो, न्यूक्लियोफाइल एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे, यानी कि कार्बन पे प्लस चार्ज हो या डेल्टा प्लस हो। तो जनरली डेल्टा प्लस होता है। तो अगर हम बात करें किसकी, एल्डिहाइड की, या फिर हम ऐसा करते हैं, तो डिपेंड कर रहा है यहाँ ग्रुप कौन सा कनेक्ट है। अगर इधर H कनेक्ट है तो वो एल्डिहाइड है, और अगर कोई अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है तो वो कीटोन है। तो लेट्स जनरलाइज दिस नाउ। CO, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, किससे, कार्बन से। व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब देखिए, कभी भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ग्रास मत करो, हमेशा सोचो, हर चीज का रीजन पता होना चाहिए, हर चीज का रीजन। अगर हर चीज का रीजन नहीं पता तो कहीं तो फंस रहे हैं हम। तो जैसे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया तो हमें पता है हर तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां नेगेटिव, जहां कम इलेक्ट्रॉन उधर पॉजिटिव। फिर अब अगला सवाल, इधर तो इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है, इधर तो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, दोनों अटैक कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है? आंसर आपके पास है, ऑलवेज रिएजेंट कौन सबस्ट्रेट पे जब अटैक कर रहा होता है, तो सबस्ट्रेट किसे बोलते हैं, जिसपे कार्बन होता है, तो जनरली कार्बन के रिस्पेक्ट में बताया जाता है।
ऑलवेज हम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो यहां कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है और इस पे अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। दिस इज वन ऑफ द रीजन, ये एक रीजन है, ऐसा नहीं कि ऑलवेज यही रीजन है। अब जैसे मान लो मैंने आपको डिस्कस किया कि जनरली पहले स्टेप में न्यूट्रल स्पीशीज होती है, अटैक होने के बाद चार्ज बनती है। तो अगेन केमिस्ट्री में मैं हमेशा जनरली वर्ड यूज करता हूँ बिकॉज एक्सेप्शंस आ जाते हैं। केमिस्ट्री में क्या करते हैं? पहले कंसेप्ट सिखाते हैं, फिर एक्सेप्शन बताते हैं। तो बच्चा एकदम परेशान हो जाता है, सर ये क्या कर दिया, पूरा कंसेप्ट ही बिगड़ गया हमारा। बिगड़ा नहीं है, वो कंसेप्ट हमेशा लगाना है, बस वो एक्सेप्शन अलग से याद रखना है। बट हम क्या गलती करते हैं? एक्सेप्शन का कंसेप्ट हमेशा लगाते हैं, एग्जाम में सोचते हैं आज कुछ तूफानी करेंगे, बस वहां मिस्टेक हो जाती। तो यहां प्लस और इधर माइनस और ये न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? सी प्लस पे। किस पे अटैक करेगा? सी प्लस। तो एरो कैसे बनाऊं? न्यूक्लियोफाइल से कार्बन की तरफ या कार्बन से न्यूक्लियोफाइल की तरफ? तो अगेन एरो रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अब ये ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिवर्स। अब ये साइन बड़े ध्यान से देखो, ये रिवर्सिबल का साइन है। व्हाई? बिकॉज CO बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। CO बॉन्ड क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। तो इसलिए एल्डिहाइड कीटोन की मैक्सिमम रिएक्शंस क्या होते हैं? रिवर्सिबल, बिकॉज C डबल बॉन्ड O इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इस बात को थोड़ा सा GOC वाली रेफरेंस ले लेता हूं मैं यहाँ, लेकिन वहां भी कीटो और इनोल फॉर्म, टॉटोमेरिज्म में कीटो और इनोल फॉर्म में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी? तो C डबल बॉन्ड O, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी। तो हमको ये समझ आ गया व्हाई, बिकॉज C डबल बॉन्ड O इज स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C। नाउ अब जैसे मैं बोलता ही हूं कि सोचते भी रहो, तो मैं चाहता हूं आप इसका आंसर सोचो। अगर मेरे पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आ जाता है तो कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि और बच्चों की मदद मिल जाए। साइन क्यों बना दिया मैंने? आपको तो सोचना है कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और व्हाट इज द रीजन। वैसे मैंने बता ही दिया तुम्हें कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है C डबल बॉन्ड, तो रीजन सोचिए बाय। अब CO बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको तोड़ने में एनर्जी जो चाहिए होती है वो भी थोड़ी ज्यादा ही चाहिए होती है, प्लस रिवर्स होने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो वो वापस CO बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो व्हाट यू विल गेट, आपको मिला CO माइनस, इधर आ गया R, ये जो Z ग्रुप है अगर H है तो एल्डिहाइड, अगर R है तो कीटोन, कुछ भी हो सकता है, और इधर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने। अब आपको क्या क्या चीज यहां ध्यान देनी है? फर्स्ट थिंग यू हैव टू फोकस, कार्बन, यहां जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां जो कार्बन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि एडिशन शो कर सकता है, राइट? क्योंकि अल्काइल हैलाइड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था, तो इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल वहां भी अटैक कर रहा था। यहां मैं लिख देता हूं, अगर मैं इधर अल्काइल हैलाइड बना दूं तो देखिए हेलोजन पे माइनस और इस पे प्लस, इधर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बट इधर सब्स्टिट्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना के चुका है sp3, कोई एक्स्ट्रा ऑर्बिटल नहीं है एकोमोडेट करने के लिए। लेकिन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है जो जरूरत पड़ने पे अपना ऑर्बिटल खाली कर सकता है न्यूक्लियोफाइल से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है मैंने। एक sp2 मतलब 3 p ऑर्बिटल होते हैं, sp2 है, एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है जो जरूरत पड़ने पर अपना ऑर्बिटल खाली कर सकता है टू टेक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये बताओ वो ऐसा कर क्यों रहा है? तो आप देखो, खुद समझो, इधर कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है? तो देखिए इधर 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इधर कितने बॉन्ड है? तो यू कैन से इधर 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो ध्यान से सुनो, इधर 3 सिग्मा 1 पाई है, इधर 4 सिग्मा बॉन्ड है। पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड।
पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई। तो क्या हुआ, ध्यान से देखो तो उसने पाई तोड़ा, सिग्मा बनाया, यानी वीक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, फायदे की बात है। वीक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो एक तो ये रीजन है कि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज, sp2 से sp3 हुआ। तो यहां पे आपको ये समझना है कि क्यों रिएक्शन आगे जा रही है और क्यों रिएक्शन के पीछे आने के चांसेस। रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए तो एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो एक फैक्टर कौन सा है कि वीक बॉन्ड टूट रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पहला ही फैक्टर आगे ले जा रहा है। अब कौन सा फैक्टर इसको पीछे ला रहा है, इसको पीछे ला रहे हैं दो फैक्टर। पहला फैक्टर जो इसको पीछे ला रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड। दूसरा फैक्टर जो इसको पीछे ला रहा है वो क्या ला रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे एंगल था 120 डिग्री, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है उनके बीच में एंगल होता है 120 डिग्री, राइट। यहां हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एंगल कितना है, तो यू कैन से एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब यहां पे अपने को एक बात समझ आती है कि जो रिपल्शन है वो बढ़ रहा है, एंगल कम होने की वजह से जो ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन है वो बढ़ रहा है, नहीं स्टीरिक रिपल्शन, क्राउडिंग बढ़ रही। तो दो फैक्टर हैं जो उसको अपोज कर रहे हैं, एक फैक्टर है जो फेवर कर रहा है। दिमाग में रखना है, दोबारा से सुन लो, कौन सा फैक्टर फेवर कर रहा है रिएक्शन को सामने ले जाने के लिए, तो फेवर कर रहा है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब कौन सा फैक्टर अपोज कर रहा है ये भी पता होना चाहिए, कौन सा फैक्टर अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अपोज कौन सा फैक्टर कर रहा है, एक तो स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक रिपल्शन कि एंगल, बॉन्ड एंगल घट रहा है 120 से 109। दूसरा CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं ना CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रही होगी काफी बच्चों को, जो कि यहां सर कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, यहां बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड। यहां मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि अगर इस न्यूक्लियोफाइल के बाद साथ बॉन्ड में जरा भी कमी आई है कि बॉन्ड किसी भी वजह से बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाया, तो वो तुरंत रिवर्स चला जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, कि आप सोचोगे एक बार तो ये कह रहा है कि बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है, दूसरी बात बोल रहा है CO स्ट्रांग है। तो मेरा बस ये कहना है कि CO बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि उसके ज्यादा ही एनर्जी होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल की। तो देखो व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, बिकॉज आप जितनी भी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की आपने अब तक देखी है, तो आपने देखी होगी कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि अब आप 11th-12th फिनिश करके जेई नीट के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक देख रहे हैं, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं। बट अगर अभी 11th में है तो इन दैट केस तो फिर अभी आपको यही समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ का वो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर होता है। तो अगर मैं एज्यूम करूं तो आप सभी ने देखा होगा कि एल्डिहाइड कीटोन में, चाहे बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो, कि एल्डोल, कैनिजारो, अमोनिया डेरिवेटिव्स और हेमीएसिटल, कीटल, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, तो वो इसीलिए होती हैं। तो सर फिर कंफ्यूज कर दिया आपने बोला ये बॉन्ड स्ट्रांग है सिग्मा, फिर आप बोल रहे हो ये भी स्ट्रांग है। तो मेरा कहना है दोनों कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। कार्बन ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा बॉन्ड बनता है, अगर उसी से थोड़ा सा स्ट्रांग बन पाता है तो इससे रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो? तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहला स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एंड दिस इज, ये समझना बहुत जरूरी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड स्लो स्टेप। और अगला स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यस, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब N से नेगेटिव, N से न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, ज्यादातर केसेस में H+, ज्यादातर केसेस में H+। तो आप कह सकते हो 90% केसेस में H+ अटैक कर देगा। तो वो दैट इज वेरी फास्ट, क्योंकि ये क्या हुआ,
न्यूट्रल था, अनस्टेबल हुआ, जल्दी से बहुत बेकरार हुआ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो जल्दी से कोई भी से अगर मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल उससे बॉन्ड बना लेगा बस। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का डिस्कशन है। अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं कहूंगा कि इस वाले सेशन को हम थोड़ा कंसेप्चुअली रखने वाले हैं और सारा कंसेप्चुअल पार्ट डिस्कस करेंगे, बिकॉज रिएक्शन आप कभी भी क्रैम कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगला यहाँ पे अगर हम इसी को थोड़ा सा आगे ले चलें तो क्या पार्ट आता है? अगला पार्ट आता है विच इज मोर रिएक्टिव। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड या कीटोन? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा या कीटोन? तो इसको मैं वो रिएक्शन बना के दिखाता हूं। आपके माइंड में दो फैक्टर रहने चाहिए। रिएक्शन जब आगे जा रही थी तो स्टीरिक रिपल्शन बढ़ रहा था, और क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, यानी कार्बन पे प्लस। तो यहां पे हमें एक बात समझ आती है कि एक बार हमने बनाया लेट से एल्डिहाइड और एक बार बनाया हमने कीटोन। और अब बड़े ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन। इस वर्ड से बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन। बार बार बोल रहा हूं ये शब्द, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। तो आपके माइंड में आना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो बिगिनिंग से बात चल रही है हमारी, मैंने सेशन 1 में बात बोली थी कि केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात रखो, कभी भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में होती है। हमेशा या तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे, हम बता नहीं पाते, एरो बस बताता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस ये एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है। इसको आप फिजिक्स की टर्म में भी समझ सकते हो, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर किसी नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है और हम मान लेते हैं कि जो नेगेटिव है उस पे चार्ज सेम है, मतलब न्यूक्लियोफाइल सेम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर लेते हैं हम Cn माइनस, ठीक है, क्या एज्यूम कर लेते हैं Cn माइनस। अब आप बताइए अगर न्यूक्लियोफाइल सेम है तो वो किस पे अटैक करेगा? जिस पे डेल्टा प्लस ज्यादा हो, क्योंकि कूलॉम्स लॉ बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जहां प्लस ज्यादा होगा, जहां प्लस ज्यादा मतलब केमिस्ट्री में बोले तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जहां प्लस ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, इस स्टेटमेंट को देखो थोड़ा समझना है, इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हाई होगी। इसको थोड़ा मुश्किल भाषा में बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हाई, जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर, दूसरा किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन दूसरा डिपेंड करता है स्टीरिक फैक्टर पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? स्टीरिक फैक्टर यानी भीड़। तो अभी मुझे देख के बताइए डेल्टा प्लस यानी इलेक्ट्रॉन की कमी कहां ज्यादा है? तो देखो ध्यान से समझना, पहले आपके माइंड में सब क्या आ गया? प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। अब देखो ये क्या कर रहा है, आर ग्रुप प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर प्लस को इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो प्लस कम हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2 प्लस आई, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा लोग दे रहे हैं तो इधर प्लस और कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस ऐड होता है तो प्लस कम हो जाता है। या फिर ऐसे समझो प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है प्लस आई, यहां 2 प्लस आई है, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी को ज्यादा घटा रहे हैं कीटोन में,
तो इलेक्ट्रॉन की कमी कम हो गई, यानी प्लस कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी को केमिस्ट्री में प्लस बोल दिया जाता है। समझ रहे बात को? इलेक्ट्रॉन की कमी प्लस, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस या डेंसिटी ज्यादा को माइनस। तो ये समझ आया कि इलेक्ट्रॉन प्लस जो है वो एल्डिहाइड पे ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल पहले किस पे अटैक करेगा? एल्डिहाइड पे, राइट? ये क्लियर हुआ? लेट्स से इट इज 1 एंड इट इज 2, तो वी कैन से कि डेल्टा 1 प्लस इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 प्लस। Electrophilicity of aldehydic carbon is more than ketonic carbon because aldehyde has 1 plus I effect and ketone has 2 plus I effect. अब जब अटैक हो गया, तो ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब अटैक हो गया तो क्या हुआ? R इधर बन गया O माइनस, इधर क्या बन गया? R, ठीक है? इधर क्या हो गया? H और इधर क्या हो गया? Cn। तो इधर अटैक हुआ O माइनस, sp2 से sp3, रिपल्शन बढ़ गई है, ठीक है? क्या बढ़ गई है? रिपल्शन। ऐसे ही इधर होगा। अब आप बताओ कहां रिपल्शन ज्यादा होगी? सोचिए और बताइए कहां रिपल्शन ज्यादा होगी? इधर 2 बल्कि ग्रुप हैं तो इनमें रिपल्शन ज्यादा है, इधर हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है तो रिपल्शन कम है, तो इसमें रिपल्शन भी कम है, तो इसके ज्यादा आगे जाने के चांसेस हैं, इसके कम। तो अगर मैं दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दूं, अगर हम क्या करने वाले हैं, दोनों फैक्टर को अगर क्या कर दे, कंबाइन, तो व्हाट वी कैन से? वी कैन से एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड इज more reactive than ketone। हम क्या कह सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है। Why aldehyde is more reactive than ketone? Let's try to figure out the reason। रीजन फिगर आउट करते हैं। तो रीजन, कार्बोनिल कार्बन इन इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोनिल कार्बन इन, गलत बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रोफाइल एल्डिहाइड, कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड, ठीक है? कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब, अब देखो मैं चाहता हूं आप ना कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक कार्बन से कंफ्यूज ना हो। कभी जब ऐसे वर्ड यूज होता है ना, मैंने बच्चों को बहुत कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मतलब कार्बन जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन मतलब कार्बन जो इलेक्ट्रॉन रिच। आपके दिमाग में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल एन से नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। why it is more electrophilic? Due to plus I effect of one alkyl group, due to plus I effect of one alkyl group, right? Second reason, what is the second reason? Second reason क्या है? तो you can say, दूसरा रीजन है यहाँ पे कि आपको देखना है कि अगर हम कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड में ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस, एल्डिहाइड में स्टीरिक रिपल्शन कम है, तो लेस स्टीरिक रिपल्शन इन एल्डिहाइड। ध्यान से सुनना है, थोड़ा धीरे भी लिख रहा हूं मैं, लेस स्टीरिक रिपल्शन इन एल्डिहाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दिस इज द कंसेप्ट व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, कि एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। और मैं कहूंगा दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करना कि क्या यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली, क्या आप यहाँ पे लिखी एक एक बात को बिल्कुल सिंपली बोल पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। किसी को ये पढ़ा दो, ठीक है? अब किसी को पकड़ के मत पढ़ाने लग जाना। सोचो सामने कोई बैठा है और पढ़ाने लग जाओ एक एक चीज डिटेल में, और पढ़ाते जहां अटक जाओ, यानी ये कमी है और उसको दूर करो।
तो एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया। फिर हमने डिस्कस कर लिया एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब आपके लिए कोई भी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की आसान है, कोई भी। ठीक है, कैसे? तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं आर सी एंड दिस इज जेड। जेड मतलब इट कैन बी एच, इट कैन बी आर, मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पॉजिटिव। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अगर हम बात करें तो अब आप देखिए कि क्या क्या रिएजेंट हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में यूज करते हैं। तो वी यूज HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एक प्रॉब्लम है, क्या कि हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक एसिड। वीक एसिड की डेफिनेशन क्या है? विच डिसोशिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट, तो बहुत ही कम डिसोशिएट होता है। तो इसलिए इसे कंप्लीटली डिसोशिएट करने के लिए मीडियम OH माइनस लेना पड़ता है। तो ध्यान रखना, क्या हम HCN ले सकते हैं बट यील्ड इज वेरी पुअर। तो हम क्या करते हैं, उसका मीडियम बेसिक रखते हैं ताकि पूरा CN माइनस बन जाए। ठीक है, देन तो कई जगह पे इसकी जगह KCN भी लिख देते हैं, फर्स्ट। फिर और देखते हैं, फिर हमने ऐड किया अल्कोहल ROH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ठीक है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट, पूरा सॉल्यूशन एसिडिक नहीं होना चाहिए, सिर्फ HCl गैस। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि वाई वी आर यूजिंग HCl गैस। सोचिए, इस पे सोचना है। देखो, सोचने से ही फायदा होगा। अब ऐसे नहीं सर इसका आंसर बता दो, सोचते रहो। मैं लेक्चर ले रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें मैं ऐड करता जा रहा हूं हर लेक्चर में। तो हर लेक्चर में मैं क्या करूंगा, एक एक पॉइंट ऐड करता चला जाऊंगा और आपके डाउट्स क्लियर भी होते जाएंगे। बट वाई आई एम डूइंग दिस कि कुछ कुछ चीजें छोड़ रहा हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप सोचिए, सोचने से ही कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। आपने मेरी इंफॉर्मेशन सीधे एब्जॉर्ब कर ली, सुन ली, समझा ही नहीं, तो वो आपने रियलाइज किया होगा अपने 2 ईयर के खुद के सेल्फ स्टडी में कि कुछ चीजें हम यूं ही बोल रहे होते हैं, फिर कभी एकदम से क्लिक करती है, अच्छा ये मतलब था। तो इसलिए आप इसे सोचिए कि वाई ड्राई HCl गैस इज यूज्ड। यहां पे मैंने एक्वस H2SO4 या HCl क्यों नहीं यूज कर लिया, एसिडिक मीडियम यूज क्यों नहीं किया। देन अमोनिया ऐड किया हमने, या अमोनिया डेरिवेटिव्स, यानी कि हाइड्रोजन को हटा के यहां पे कोई ग्रुप। फिर अगेन जनरली बच्चों को याद तो होता है कि पीएच इसमें मेंटेन रखना होता है 3 to 4। तो मैं चाहता हूं कि आप ये बात समझ पाए हो कि वाई एन ऑप्टिमम पीएच इज चूज, एक ऑप्टिमम पीएच क्यों यूज किया जाता है। फिर वी यूज सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड का भी यहां पे हमने यूज किया। तो जनरली एल्डिहाइड कीटोन में हम बात करें तो यही रिएक्शन होती है, पहला और फर्स्ट, मतलब ये पहला रिएजेंट है। टाइप ऑफ रिएक्शंस अगर हम बोलें तो यू कैन से 1 2 3 4 5 रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं हम। और अब आप इसे सीधे से कनेक्ट करिए। ठीक है, सोडियम बाय सल्फाइड। अब आपको क्या करना है, यहां प्लस माइनस है, इधर भी प्लस माइनस ढूंढो। तो KCN में ये साइनाइड हो गया, CN नेगेटिव। ठीक है, लेट्स फाइंड। तो यहां पहले कौन अटैक करने वाला है, CN माइनस, राइट। एल्कोहल में इधर प्लस है और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस। तो बताओ कौन अटैक करेगा, O अटैक करेगा कार्बन पे, माइनस प्लस जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है, माइनस प्लस जोड़ दो। अमोनिया, ऑब्वियसली इट इज अ न्यूट्रल, बताओ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर है, तो इसके अटैक करने के चांसेस ज्यादा है। इधर भी नाइट्रोजन जाएगा कार्बन पे अटैक करेगा। और इसमें मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं, कभी भी न्यूक्लियोफाइल पे अगर लोन पेयर है सीधे वाटर निकाल दो। क्या करना है, सीधे वाटर H2O निकाल दो सीधा। सोडियम बाइसल्फाइड Na प्लस HSO3 माइनस, एवरी टाइम प्लस माइनस कनेक्ट करो। ठीक है, एंड फिनिश। तो देखिए क्या मिला हमें, तो यू कैन से इधर R C
ध्यान से देखना, आर सी और इधर जेड, जेड इज वही हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड है तो एच होगा, नहीं तो आर, इसलिए जेड लिखा है। और उसके बाद इधर आ गया O माइनस और इधर आ गया Cn। तो अब यहां पे अगर देखो Z अगर H है यानी एल्डिहाइड, तो कायरलिटी जनरेट हो रही है, कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है। यानी कि स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे यहाँ पे, इन केस ऑफ एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन के केस में डिपेंड करेगा आर ग्रुप पे। किस पे डिपेंड करेगा? आर ग्रुप। जस्ट मैं 1 मिनट ब्रेक लेके आता हूं। सो आई एम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो अब उसके बाद क्या हुआ, तो एल्डिहाइड के केस में तो 100% कायरलिटी जनरेट होगी। कीटोन में हमने सोचना पड़ेगा कि वो जो आर ग्रुप है वो ऊपर वाले आर से मैच तो नहीं कर रहा। तो ये एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि अगर स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करके पूछा है तो आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। देन एल्कोहल, अब हमने एल्कोहल ऐड किया, तो एल्कोहल में नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ दो। तो हमने क्या किया, कार्बन पे कौन जाएगा? OR, और इधर क्या होगा? H। अगर एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल कहेंगे। ध्यान से सुनना, अगर एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल बोलेंगे, अगर कीटोन है तो कीटल बोलेंगे। मैं ये दो रिएक्शन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी। अब सीधे इस पे आ जाते हैं, NaHSO3। वैसे अभी एज अ टेक्निक तो हम आंसर निकाल ही लेते हैं। जैसे मैंने बोला अमोनिया, तो H2O निकाल दो। क्या निकालना है? H2O। अमोनिया डेरिवेटिव्स में भी क्या करोगे? H2O निकाल दो एंड यू कैन राइट प्रोडक्ट। और आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। नाउ यू कैन राइट। तो देखिए R C Z, Z इज H कॉमा R, ठीक है। एंड दिस इज डबल बॉन्ड NH यानी इमीन। क्या बन गया यहां पे? इमीन बन गया। ऐसे ही यहां भी R C Z विच इज H कॉमा R। अब ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड N, इधर लिख देते हैं Z1, कोई और ग्रुप। अमोनिया डेरिवेटिव्स कुछ भी हो सकता है, सेमी कार्बेजाइड हो सकता है, फिनाइल हाइड्राजीन हो सकता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन हो सकता है, तो मेनी पॉसिबिलिटीज, हाइड्राजीन हो सकता है। तो अमोनिया, बट देखो हमारे लिए देखो प्रिडिक्ट करना आसान हो रहा है या नहीं? H2O निकाला और जोड़ दिया सीधे। हाँ, एल्कोहल में कीटल तो प्रिडिक्ट करवा दूंगा इजीली, बट कहीं ना कहीं हेमी एसिटल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। देखो हेमी एसिटल में, चलो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा डिटेल में इस पे बात करूंगा। सोडियम बाइसल्फाइड, तो जब सोडियम बाइसल्फाइड पे अटैक हुआ तो क्या हुआ? RCZ, ठीक है। इधर Z, H है तो एल्डिहाइड, R है तो कीटोन, और यहां क्या आ गया? O माइनस, और इधर क्या आ गया? SO3H। कनेक्ट होगा सल्फर से। कहां से, किससे कनेक्ट होगा? सल्फर से। अब यहां एक और बात देखिए, ये जो Na होता है ना, ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा होता है। क्या बनाता है? आयनिक। अब अगर यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाए, यानी यू कैन से O माइनस अटैक ओवर H प्लस, तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, O माइनस अगर अटैक करेगा H प्लस पे तो यू विल गेट RC। इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, H और R, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। और इधर हो गया OH, इधर हो गया SO3 माइनस। मुझे बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, ये या ये? मतलब O माइनस ज्यादा स्टेबल है या SO3 माइनस ज्यादा स्टेबल है? इस बात को सोचिए। तो इसको हम सोच के इजीली बोल सकते हैं, कैसे? O माइनस और SO3 माइनस, SO3 माइनस में रेजोनेंस है तीनों ऑक्सीजन के बीच में, यहां रेजोनेंस नहीं है, तो दिस इज मोर स्टेबल। इसीलिए ये इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ये जो इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर है, इसे एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। तो इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर इज आल्सो कॉल्ड एज एसिड बेस रिएक्शन।
तो दिस इज ऑल अबाउट, हमने डिस्कशन किया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एंड व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एंड अगेन मैं कुछ कंसेप्ट जो बहुत प्रिसाइज हैं मैं चाह रहा हूं उसको सेपरेट वीडियो में रखूं। तो जैसे अगले वीडियो में मैं बता देता हूं व्हाट वी विल गोइंग टू डिस्कस। अगले पार्ट में वी विल डिस्कस इन डिटेल रिएक्शन विद अमोनिया एंड अल्कोहल, बिकॉज ये अपने आप में 30-40 मिनट्स ले जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जो एक पोमोडोर टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग लगातार आप ज़्यादा ज़्यादा 40 मिनट फोकस मैक्सिमाइज करके फिर आपको ब्रेक की नीड होती है, तो फिर अगला लेक्चर ही आप स्टार्ट करिए। एंड इन द मीन टाइम अगर आपको बीच में 5-10 मिनट में डिस्ट्रैक्शन होती है तो जो मैंने आपको तरीका बताया बॉक्स ब्रीदिंग, उसको जरूर यूज करिए। आप रेगुलर बेसिस में 2-3 बार दिन में यूज करेंगे तो आपको अपने आप 15 डेज के बाद अपनी कंसंट्रेशन में और फोकस में डिफरेंस नजर आएगा। तो अभी हम इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद अल्कोहल एंड रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, एंड थर्ड थिंग डिस्कस करेंगे reactivity order towards nucleophilic addition reaction. So we end our discussion here. Thank you.